दोस्तों, आज जो मेरे हाथ में किताब है देख सकते हैं, ये गुनाहों का देवता है। और ये जो है आज के डेट में इंटरनेट पे खूब वायरल चल रहा है। लोग इसकी कहानियाँ जो है पढ़ करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको रोना आ रहा है, बोलते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। तो ये कहानी जो है इस किताब में, वो एक काल्पनिक कहानी है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये कहानी सच में घटित हुई थी, बट कोई भी कहानी होता है कि वो किसी कवि का मन का उपज होता है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिसको वो कवि क्या करते हैं कि वो अपनी कहानियों के ज़रिए उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। और ये कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें 3-4 पात्र हैं जो सभी मिलकर के ये कहानी बनी है। एक तो है चंदर है और एक है सुधा। ये दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, चंदर और सुधा। इसके साथ ही कहानी में है विनती, और एक है प्रोफेसर साहब जो सुधा के पापा हैं। और चंदर जो रहता है कि वो सुधा के पापा के यहीं रहता है, वहीं पर वो पढ़ाई लिखाई करता है। और चंदर गांव का रहने वाला एक छात्र है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही जुझारू शोधकर्ता छात्र है वो। तो वो गांव से प्रयागराज आता है, इलाहाबाद जो है। वहाँ पर डॉक्टर शुक्ला होते हैं, प्रोफेसर साहब होते हैं, उनके यहाँ पे ये रहता है और उनके बंगले पे रहता है। और उनके यहाँ पे उनका एक कमरा दिया हुआ है। और जो सुधा होती है वो उस टाइम पे एक छोटी सी दुबली पतली सी लड़की होती है, जो प्रोफेसर साहब की बेटी है। तो क्या होता है कि चंदर जो है उसको सुधा को पढ़ने में कुछ हेल्प करता है, या समझ लीजिए कि कुछ उसको त्रुटि हो गया पढ़ाई लिखाई में, या कभी कुछ बचपना कर दिया, मस्ती कर दिया, तो उसको डांट भी देता है। तो सुधा उसे समझ लीजिए कि बुरा नहीं मानती है, उसका उतना ही सम्मान करती है जितना वो अपने किसी एक घर के सदस्य का करती है। तो काफ़ी समय से चंदर वहीं पे रहता है, प्रोफेसर साहब के यहाँ पे ही। तो सुधा का और चंदर का इन दोनों के बीच में एक लगाव सा हो जाता है। और लगाव, अब देखिए क्या, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, हम कहीं पे भी अगर जो दोस्त ही, अगर दो हम भाई ही रहते हैं या तो साथ में रहते हैं, तो हमारा एक लगाव अलग ही हो जाता है। वो बिछड़ता है हमसे तो हमें दूर होता है। तो पर यहाँ पे क्या होता है कि दो अपोजिट जेंडर हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि अनकहा प्रेम सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी चंदर ने इजहार किया हो कि सुधा मुझे तुमसे प्रेम है, या सुधा ने कभी ऐसा बोला हो कि मुझे चंदर आपसे प्रेम है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं चंदर का बात करूँ तो चंदर जो है एक नैतिकवादी पुरुष है, नैतिकवादी व्यक्ति है, जो कि अपने गुरु के प्रति वफादार है, कि जिन्होंने उसे अपने घर में रहने के लिए दिया और उतना अपने बेटे के जैसे उन्हें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और सारी चीज़ें बातें हैं जो कि अगर एक अनजान व्यक्ति, समझ लीजिए अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको इस तरह से अपने घर में रहने के लिए दे रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप जो उनके घर की इज़्ज़त है वो आपके घर की इज़्ज़त है। ये सारी चीज़ें जो आज के डेट में भी अगर एक समृद्ध व्यक्ति हैं, समृद्ध यानी बोले कि हम नैतिक गुणों से समृद्ध बोल सकते हैं, तो वो इस तरह की बातें सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमें किसी ने भी सहारा दिया या कभी हमारे लिए कुछ किया, तो हमारा भी वैसे होता है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। ठीक है, उसी तरह चंदर भी सोचता है, और वो अपनी बात कभी कहता नहीं है सुधा से कि मैं तुम्हारे से प्रेम करता हूँ, या कुछ भी इजहार नहीं करता कभी। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक बार की बात होती है कि जब डॉक्टर साहब, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो जाते हैं कहीं पे, तो उन्हें कोई एक लड़का पसंद आ जाता है। तो सोचते हैं कि यार हमारी बेटी भी जो है बड़ी हो गई है, तो इनकी शादी करा देते हैं। तो जब वो पहले फिक्स करके आ जाते हैं कि यार अब तो बच्ची बड़ी है, इसकी शादी कर देनी है, तो सुधा को घर आके बताते हैं कि बाबू हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। तब सुधा तो मन ही मन में जो है सुधा का प्रेम था इससे, चंदर से। तो सुधा कहती, मना कर देती कि बाबूजी अभी तो मुझे पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। तो बोले बेटा अभी कहाँ, कितना दिन रहोगे तुम, तो शादी तो एक ना एक दिन करना ही होता है। तो सुधा रोने लगती है। तो उस टाइम पे चंदर को जो है डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये तुम ही बताओ यार, तुम्हारी बात मानती है वो। तो चंदर कुछ कह नहीं पाता है कि डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहता है। उसने सोचा यार अब इस टाइम पे मैं अगर कुछ कहूँ तो गलत हो जाएगा, कि डॉक्टर साहब के मन में क्या लगेगा कि यार मेरे बारे में क्या, इसको तो मैं ऐसा समझता था, ये इस तरह का व्यक्ति निकला। ठीक है, वो नहीं कहता है। तो चंदर जाता है सुधा के पास और कहता है कि सुधा
तुम्हें इसके देखो, तुम्हारे एक लड़के का फ़ोटो लेके आया हूँ। लड़के का फ़ोटो दिखाता है तो सुधा बहुत मतलब सोचती थी, यार कोई और मुझे दिखाने के लिए आता तो एक बार चलता, ये चंदर मुझे दिखाने के लिए आया। तो चंदर को बहुत, उसको सुधा को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। तो सुधा बोलती है, यार तुम मुझे यार जहर दे देते खाने के लिए यार तो अच्छा होता, लेकिन यार तुम ऐसे मेरे लिए शादी के लिए रिश्ता लेके आए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर के आओ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि चंदर से वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। तो चंदर भी यहाँ पे अपने आदर्शों को, नैतिकतावादों को, नैतिक विचारों को अपने आगे रखता है, और इसी के लिए उसको देवता भी कहा गया। इस पुस्तक में जो गुनाहों को देवता है, देवता जो शब्द यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, इसी चीज़ के लिए किया गया कि वो अपने नैतिकवादी विचारों को आगे रखता है और अपने मन में इस तरह के प्रेम प्रसंग या इस चीज़ को हावी नहीं होने देता है। अमूमन दोनों को पता होता है कि सुधा भी प्रेम करती है और चंद्र भी प्रेम करता है, लेकिन एक दूसरे से कभी कोई जाहिर नहीं करते हैं, कभी भी किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं होता है, कभी एक दूसरे के शरीर में भी हल्का सा टच भी नहीं होता है। कि मतलब समझ लीजिए कि जो एक इस दोनों के प्रेम कहानी को एक मतलब बोलते हैं कि आप आत्मीय प्रेम बोल सकते हैं, एक अनोखा प्रेम हो जाता है इसका। तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे क्या करता है कि चंदर बोलता है उसको, कहना तुम्हें करना ही है। तो चंदर की बात को सभी बातों को मानती थी सुधा। तो सुधा बोला, ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तो करूँगी ही। तो यहाँ पर गुनाहों का देवता का जो मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि चंदर ने ये गुनाह किया गया। सुधा तो उसको प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसको तरपाया, बोला यार तुम शादी करो, तो उसने किया। तो यहाँ पे वो गुनाह कर दिया और वो देवता बन गया कि अपने नैतिकवादी विचारों को एकदम आगे रखा और अपने गुरु के प्रति जो वफादारी है उसको उसने छोड़ा नहीं। तो इसलिए दोनों शब्दों का यूज किया गया है, गुनाहों का देवता। बहुत ये मुझे इसका जो शीर्षक लिखा गया ना, बहुत मुझे मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त लिखा गया। ठीक है, आते हैं कहानी के ऊपर में। तो उसके बाद में क्या होता है कि सुधा जो है, शादी होती है सुधा की। पूरी रात चंदर तो भूखा ही सोया होता है। मतलब सोएगा क्या जी, मतलब समझ लीजिए कि उसकी शादी थी सुधा का, सोएगा मतलब खाना खाया नहीं उसने पूरी रात में। तो छत पे लेटा हुआ था। तो उस टाइम पे जब एक बार क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में फेरे होने से पहले की बात है, जब वो सुधा जाती है चंदर को कुछ खिलाने के लिए। तो चंदर को ऐसे खिलाती है, बोलती है, चंदर आज खा लो, कल तो ये हाथ जो है पराये हो जाएंगे। ये कहीं पे एक कहानी, ये जो डायलॉग है ना 2-3 बड़े, आपको अगर आप इस कहानी को जो एकदम गंभीरता से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको बहुत ये रुला देगी। मतलब ये बात हकीकत है कि काफ़ी लोगों को ये कहानी जो है रुला दी है। और मैंने खुद भी जब इस कहानी को पढ़ा था तो लगभग 10 से 15 दिन में इसी में खोया रह गया, इस कहानी में खोया रह गया। मुझे समझ नहीं आता था, मेरे दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती है अगर आप कहानियों में या उपन्यासों में रुचि लेकर के पढ़ते हैं तो। ठीक है, उसके बाद चंदर को बोलती है कि यार खा लो, आप आज तो खा लो, नहीं तो फिर कल तो हाथी पराई हो जाएंगे, तो फिर कल से तुम्हें कौन खिलाएगा। चंदर की आंखें एकदम डबा आ जाती है, बहुत दुखी हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे तैसे करके शादी कंप्लीट हो जाती है और सुधा अपने ससुराल चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने पति के प्रति भी वफादार नहीं होती है। वो कभी ऐसा नहीं बोलती कि वो उसे कोई दर्जा नहीं देगी या प्रेम नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने प्रति को मान सम्मान सब कुछ वैसे करती है, प्रेम भी करती हैं। क्योंकि जो एक वास्तविक हमारे भारतीय नारी की है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद में जो भी आपका पति है, और ये चीज़ मेरा मानना है कि अगर आपको एक सफल घर चलाना है, यानी कि आपके घर में किसी तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, तो पिछली सारी बातों को भूल करके आप जहाँ पे हैं उस जगह पे जाइए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए आदमी को। ठीक है, लेकिन सुधा होती है, उसके प्रेम को तो करती रहती है बेचारी, उसके मन में कहीं ना कहीं बार बार चंदर की बातें याद आ जाती है और वो सोचते सोचते तकलीफ़ में आ जाती है। फिर उसके बाद में सुधा बीमार पड़ जाती है। फिर ऐसा बीमार पड़ती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाती है। फिर वापस जो प्रोफेसर साहब होते हैं, उनका शहर में बंगला होता है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। चंदर भी देखने के लिए जाता है। बाद में
सुधा जो है लास्ट में अपना दम तोड़ देती है उस बीमारी के चलते। से ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो जाती है कि वो बीमारी क्या, वो शोक के चलते ही वो बेचारी अपना दम तोड़ देती है और वापस से उसको दाह संस्कार किया जाता है और गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित कर दी जाती हैं। तो सच में अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे, मैंने तो लग रहा है कि संक्षेप में काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सच में अगर आप वास्तविक एक कहानी के क्या बोलते हैं रीडर हैं या पढ़ते हैं तो आपको ये कहानी सच में रुला देगी। तो ये कहानी जो है नॉर्मली आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन लेते हैं तो इसको आपको तो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। और ऑनलाइन वगैरह भी आपको मिल जाता है, कहीं भी आपको गांव में रहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर तरह के जैसे आप पास में जैसे ऑप्शन हो तो एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़ें, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।